हे डियर लर्नर्स, आज की पोएम जो है वो है पोएम 6 विच इज अमांडा। ये एक लड़की की कहानी है, छोटी सी लड़की की कहानी है। समझते हैं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन दिस वीडियो विल बी इन 2 पार्ट्स क्योंकि ये जो स्टैंजा है ना इसके ये थोड़े ज्यादा हैं, तो इट विल टेक टू वीडियोज फॉर मेकिंग दिस पोएम कम्प्लीटली डन, क्योंकि बाकी सारी चीजें कवर करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आज जो है एक्सक्लूडिंग द स्टैंजा लाइन बाय लाइन समरी, उसको एक्सक्लूड करके बाकी जो चीजें हैं वी विल कवर हियर टुडे, एंड समरी एंड स्टैंजा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, आज का आराम से पार्ट देख लीजिए, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो समरी जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। आते हैं हमारे ये पोएम 6 जो है ये अमांडा, इस पोएम का नाम ही अमांडा है और ये लिखा किसने है? रॉबिन क्लेन ने लिखा है। रॉबिन क्लेन की मैंने इमेज यहाँ पे ऐड इसलिए कर दी है क्योंकि आप ये देख करके समझ जाएं कि ही इज अ लेडी, वो एक महिला है और उन्होंने ही ये पोएम लिखी है। ये पोएम किस बारे में बात करती है समझते हैं। लेट मी जस्ट फिक्स इट हियर। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट इज की रॉबिन क्लेन, इनका जो अभी है 1936 में इनका बॉर्न हुआ है, मतलब ये जन्म इनका 1936 में हुआ है और ये वेल नोन ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं। जो इसके प्रीवियस पोएट थे ना वो अमेरिकन थे और ये ऑस्ट्रेलियन है। राइटर ऑफ चिल्ड्रंस एंड यंग अडल्ट फिक्शन, ये हमेशा बच्चों की कहानियां, बच्चों से रिलेटेड कहानियां जो बच्चों को कुछ सिखाती हैं वैसा कुछ लिखती हैं हमेशा, और एडल्ट भी फिक्शन में लिखती हैं। Her poems often deal with child psychology, freedom and rebellion against authority. इनके जो पोएम है अक्सर किस चीज से डील करती हैं बच्चों की जो साइकोलॉजी, बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इनकी पोएम्स होती हैं। और ये जो आज की पोएम है अमांडा वो भी कुछ ऐसी ही है। और रेबेलियन मतलब कि बच्चे कैसे होते हैं, रिबेलियस टाइप के होते हैं कि किसी चीज को रिजिड होते हैं किसी चीज को लेकर के, तो सिंपली उनकी साइकोलॉजी की बात करती हैं और अथॉरिटी की भी बात करती हैं। अब आते हैं हिंदी, आप पढ़ लीजिएगा। पोएम के इंट्रोडक्शन पे आते हैं। द पोएम्स, दिस पोएम एक्सप्लोर्स द इनर वर्ल्ड ऑफ अ यंग गर्ल नेम्ड अमांडा हु इज कॉन्स्टेंटली बीइंग nagged by her mother. Or the poem presents a contrast between the real world full of rules and the imaginative world of Amanda. इस पोएम में कुछ भी नहीं है। आई डोंट थिंक कि देयर इज अ मोरल इन दिस लेसन, बट यू विल जस्ट गेट टू नो द साइकोलॉजी ऑफ अ यंग गर्ल, यंग बेबी। तो एक छोटी बच्ची है, यंग लड़की है, अमांडा जिसका नाम है। ये पोएम ये बताती है कि उस बच्ची का एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड है जिसमें वो खुद को कुछ अलग तरीके से देख रही है और उसका जो रियल लाइफ है वो कुछ अलग है। तो ये जो अमांडा है ये देख रही है कि उसकी मदर उसको हमेशा नैग करती रहती है। नैग करना मतलब हर चीज में टोक टाक करना। हमें भी हमारी मदर बहुत ज्यादा, जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मदर जो है हमें हर चीज में टोक टाक कर रही हैं, ये नहीं करने दे रही हैं, वो नहीं करने दे रही हैं। तो ये बस ये हमारी साइकोलॉजी होती है। एग्जैक्टली मदर गलत होती नहीं है, हमें लगता है कि वो गलत है पर वो होती नहीं है। तो अब ये जो पोएम है ना ये क्या है, ये बता रहा है कि दो कॉन्ट्रास्ट चीजें, बिल्कुल अलग चीजें। एक अमांडा का रियल वर्ल्ड है जिसमें उसकी मदर है उसको हर बात में टोक टाक करती है कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें ऐसे नहीं रहना है, तुम्हें वैसे नहीं रहना है, ऐसा। और उसका एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड है जिसमें वो खुद को देख रही है, कैसा फील कर रही है। बस यही इस पोएम में है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि अमांडा एक यंग गर्ल है जो अपने रियल वर्ल्ड और इमेजिनरी वर्ल्ड के में खोई हुई है। वो उसको इमेजिन कर रही है अपने इमेजिनरी वर्ल्ड को, और रियल लाइफ उसका थोड़ा अलग है, कॉन्ट्रास्ट शो करता है। ये हमारा पोएम। स्टैंजा जो है इसको हम बाद में कवर करेंगे जैसा मैंने आपको बता दिया है, बिकॉज देयर आर एटलीस्ट 6 स्टैंजा, आई गेस 7 स्टैंजाज आर हियर। बस आते हैं सेंट्रल आइडिया पे। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज कि द पोएम रिफ्लेक्ट्स the conflict between a child's imagination and adult instructions. Amanda wants freedom and peace, but the adult world is full of rules, orders and control. अब सिंपली ये है कि अमांडा जो है ऑब्वियसली वो छोटी बच्ची है तो उसको क्या लग रहा है कि उसका जो इमेजिनरी वर्ल्ड है वहां पे वो बिल्कुल फ्री है, जहां चाहे वहां जा सकती है, जैसे मन वैसे रह सकती है, वहां उसे कोई बोलने वाला नहीं है।
जबकि उसके रियल लाइफ में क्या हो रहा है, हर जगह उसको कंट्रोल किया जा रहा है, हर जगह उसको नैग किया जा रहा है, मतलब उसको टोक टाक किया जा रहा है उसको। बस यही एक कॉन्ट्रास्ट, कॉन्फ्लिक्ट उसके दिमाग में जो चल रहा है वही इस पोएम में दिखाया गया है। यही इसका सेंट्रल आइडिया भी है। डिफिकल्ट वर्ड्स क्या है? हंच करना मतलब होता है जैसे कुछ लोग पीठ को बहुत झुका करके ना, ऐसे लगता है कि कंधे को बिल्कुल झुका देंगे पीठ को, वैसे चलते हैं, उसको कहते हैं हंच। और स्लाउचिंग मतलब कि बहुत ढीला ढीला ऐसे सुस्ती से एकदम बैठ जाना, स्लाउच करना। लैंग्वेज है धीमा और शांत। एमरल्ड है हरे रंग का एक जेम होता है, आपने देखा होगा, जिसको हम पन्ना बोलते हैं, एमरल्ड उसको कहते हैं इंग्लिश में। और ड्रिफ्टिंग मतलब बहना, मतलब कोई चीज बह रही है, नदी की जो स्ट्रीम्स है वो बह रही है, उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। और ट्रैंक्विल मतलब बहुत, जिसका दिमाग बिल्कुल शांत रहता है, ट्रैंक्विल वो। और रेपुंजल क्या है? रेपुंजल तो ये आप सबने अगर आपने ये बहुत देखा होगा, मैंने नहीं देखा है, टीवी में मैंने देखा है। ये रेपुंजल एक जो फेरी टेल की कहानियों में रहती है, जिसके बाल बड़े लंबे लंबे होते हैं, बहुत लंबे गोल्डन हेयर हैं, और वो घर में एक ऊपर टावर के सबसे ऊपर रहती है, वहां पे का एरिया बहुत शांत है, वो सबको देख सकती है, वो वाली। तो कुल मिला के रेपुंजल जो है वो फेरी टेल है, उसमें एक कैरेक्टर है रेपुंजल जिसका बाल बहुत बड़ा है, गोल्डन है, बहुत बड़े बड़े उसके बाल हैं। शॉकिंग मतलब ना रहा झुके चुप रहना। जब मम्मी हमें डांटती है तो हम क्या करते हैं, अब हम बोल तो सकते नहीं मम्मी को, तो हम डांटती तो हम बिल्कुल गुस्से में तो है लेकिन हम चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं, वो उसको कहते हैं शब्द। फिर नैग मतलब बार बार डांटना, टोक टाक करना, इसी को कहते हैं नैग। और एक्ने मतलब पिंपल्स जो हमारे मुंह पे होते हैं, मुहासे जिसको कहते हैं, वो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या है? टाइप पोएम का ये है कि ये नैरेटिव पोएम है, ह्यूमरस भी नहीं है, फिलोसॉफिकल भी नहीं है, नैरेटिव बस एक कहानी है छोटी सी जो आपको बताई गई है इस पोएम में। इसकी टोन क्या है? आयरनिकल है, इमेजिनेटिव है, डिस्ट्रक्टिव है। इमेजिनरी क्यों है, इमेजिनेटिव क्यों है? क्योंकि अगेन इसमें एक बच्ची पूरा इमेजिनेशन से ही तो जुड़ा हुआ है ये पोएम, और वो बच्ची भी इमेजिन कर रही है, और जब हम पोएम पढ़ते हैं तो हमें इसके सामने हमें लगता है कि एक पिक्चर, हमारी विविड पिक्चर हमारे सामने क्लियर हमें दिख रही है। स्पीकर क्या है? अडल्ट एक उसकी मदर है। ये जो कहानी है ना, ये बता कौन रहा है, नरेट कौन कर रहा है? नरेट मतलब कहानी को कहना, किसी भी चीज को कहना। तो ये कहानी जो है बता कौन रहा है? अल्टरनेटिंग विद अमांडाज इमेजिनेशन। तो ये जो नरेट कर कौन रहा है? अमांडा की मदर है। ये जो पूरे जो स्टैंडा जो आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये जो सारे जो लाइंस हैं वो अमांडा की मदर ही बोल रही है। अमांडा तो कुछ बोल ही नहीं रही है, वो केवल इमेजिनेशन में खोई हुई है। जितनी बार उसकी मदर उसको डांट रही है उतनी बार वो सोच रही है कि उसके इमेजिनेटिव लाइफ में, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ। सिंबल्स में मरमेड का यूज किया गया है। जैसे मरमेड होती है जो जलपरी हम कहते हैं जिसको मरमेड, तो इसमें जो मरमेड को यूज किया गया है वो इसलिए यूज किया गया, दिखाया गया है कि मरमेड कैसे पानी में बिल्कुल फ्री रहती हैं, विद फ्रीडम वो अपना लाइफ लीड करती है, उसीलिए इसको दिखाया गया है। ऑर्फन मतलब कि ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं होते, अनाथ जिनको कहते हैं। तो यहाँ पे ऑर्फन का यूज, सिंबल क्यों यूज किया गया है? क्योंकि जो बच्चे बहुत अकेले होते हैं, बहुत उनका कोई नहीं समझने वाला, उनको देखने समझने कहने वाला, उनको ऑर्फन से सिंबलाइज यहाँ पे किया गया है। लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या है? एलिट्रेशन का यूज किया गया है, मेटाफर है, रिपीटिशन है और इमेजरी है। इमेजरी मैंने अभी बताया आपको। एलिट्रेशन मतलब किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीट होना। कॉन्सोनेंट साउंड, स्टॉप, दैट, स्लाउचिंग। स्टॉप में स आ रहा है, दैट, स्लाउचिंग में भी स आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है जो रिपीट हो रहे हैं, इसी को एलिट्रेशन कहते हैं। मेटाफर है, मेटाफर है अमांडा एज मरमेड और ऑर्फन और रेपुंजल। अमांडा को एक ऐसी चीज से कंपेयर किया गया है, मरमेड से कंपेयर किया गया है। मेटाफर होता है जब किसी चीज को, किसी दो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट चीजों को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। तो अमांडा और मरमेड दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं और दोनों को कंपेयर किया गया है। रिपीटिशन, नेम, अमांडा का जो नेम है ये बार बार रिपीट हुआ है स्टोरी में, स्टैंजा में, तो दैट्स व्हाई दिस इज रिपीटिशन आल्सो यूज्ड हियर। इमेजरी, हमें पोएम पढ़ के लगता है कि हाँ
एक्चुअली ऐसा हो रहा है हमारे सामने। अब मैसेज क्या है कि चिल्ड्रन नीड फ्रीडम टू इमेजिन एंड एक्सप्रेस, नॉट जस्ट डिसिप्लिन। ओवर कंट्रोलिंग पेरेंटिंग कैन सप्रेस देयर क्रिएटिविटी एंड इमोशनल वेलबींग। तो कहने का मतलब ये है, पोएम में ये समझाया गया है कि जो बच्चे होते हैं उनको फ्री छोड़ना चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा अगर हम कंट्रोल करेंगे तो उनकी जो खुद की क्रिएटिविटी है, खुद का जो दिमाग है वो बंद जाएगा। तो एक लिमिट होनी चाहिए कि बच्चों को थोड़ा फ्री भी छोड़ा जाए ताकि वो अपने आप क्रिएटिव बना सकें। और बहुत ज़्यादा अगर डिसिप्लिन में रखेंगे तो बच्चे उससे और उनकी जो क्रिएटिविटी है वो सप्रेस हो जाती है, यानी कि दब जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ओवर कंट्रोल किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए। उनको खुद से भी उनको बढ़ने देना चाहिए, उन्हें ग्रो करने देना चाहिए खुद से, बट इन अ लिमिटेशन। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स हैं एज ऑलवेज, ये देख लीजिएगा। इफ यू नीड टू टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक दिस। देन कम्स अ माइंड मैप, ये आपके लिए है। बच्चे का नाम क्या है? अमांडा है। माइंड मैप आपका काम है, आप इसको पढ़ेंगे और रिकैप में भी याद रखेंगे कि अमांडा को हमेशा उसकी मदर डांट रही है कि उसको हमेशा डांटती है कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, अपने नेल्स मत चबाओ, सीधे बैठो, स्लाउच मत करो, ऐसे करो। और वो जब वो डांट सुनते जा रही है, वो चुप है, गुस्से में है, बोल नहीं रही है, अपने लाइफ में वो कुछ और इमेजिन करते जा रही है वो अपने आप में। और उसके जो फैंटेसीज हैं उनका लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, और वो अपनी फैंटेसी मतलब सपनों की जो दुनिया है उसमें वो देख रही थी वो कितनी फ्री है, वो वैसे ही फ्री होना चाहते हैं इन रियल लाइफ टू। द पोएम कंट्रास्ट एडल्ट कंट्रोल एंड चाइल्ड इमेजिनेशन। इस पोएम में एडल्ट कंट्रोल, जो बड़े लोग होते हैं वो जो बच्चों को कंट्रोल कैसे करते हैं, और बच्चे की जो इमेजिनेशन है उसको लेकर के, वो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। और इम्पोर्टेंट सिंबल क्या है? मरमेड है, ऑर्फिन है, रेपुंजल है, जो मैंने आपको बता दिया है। और मोरल क्या है कि चिल्ड्रन डिजर्व स्पेस एंड इमोशनल फ्रीडम। बच्चों को भी हमें फ्रीडम देना चाहिए, इमोशनल स्पेस उनको देना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर बच्चों पे एकदम लगे हुए हैं कि नहीं यही करो वही करो, एकदम डिसिप्लिन में रहो, ऐसा नहीं करो। उनको फ्री भी छोड़ो, उनका दिमाग खुद से सोच पाए कि उन्हें क्या करना है, ऐसा करने दो। बच्चे को छोड़ना जरूरी है, बस एक लिमिट में, ज्यादा नहीं कि बस छोड़ ही दिया बिल्कुल एकदम वो जो मन वो कर रहा है, ऐसा नहीं। लिमिटेशंस जरूरी है, लेकिन ओवर लिमिटेशंस आर डेंजरस। मैंने एक दिन जब मैं एक पोएम पढ़ा रही थी, फायर एंड आइस, जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज को बैलेंस में नहीं रखोगे, आप लिमिटेशन से बाहर जाएंगे तो कोई भी कितनी भी अच्छी चीज है वो खराब हो जाएगी। तो कंट्रोल करना इज ए गुड थिंग, लेकिन अब ओवर कंट्रोल करना ये खराब है। कंट्रोल नहीं करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, लेकिन अब उनको ओवर कंट्रोल करिए तो ये गलत बात है। यही मैंने फायर एंड आइस में भी बताया था, और ये आज की पोएम में भी मोरल हमारा यही है। बस ये आपके लिए है, और बस पढ़ते रहिए, और इसका जो समरी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज की पोएम में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि बाकी चीजें समझ में आ गई होंगी। समरी के लिए वी विल टेक अनदर 5 minutes टू कवर। बस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।